अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सरार अली और आप देख रहे हैं पुरस्कार आवाज। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैर वफियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के सीजन 5 की एपिसोड नंबर 64 के बारे में। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज के एपिसोड जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि द्रागोस जोरानोस को कहता है बेबुलत अपना गुस्सा निकालने के लिए यहाँ किसी भी वक्त आ सकता है। तुम खुद को उसके मुताबिक तैयार करोगे और उससे अलबास्ती के बारे में भी मालूमात तुमने हासिल करनी है। और आज के इस एपिसोड में एतरम लोग कबीले में बेबुलत अपने आप से कह रहा होता है कि अर्तुगरुल तुम ठीक उस वक्त फरार हो गए जब तुम मेरे हाथों में मरने वाले थे। तो सिपाही बदर कहता है अच्छा तो हुजूर वो बाद में आने वाले कौन थे, वो कहां से आए? तो बेबुलत कहता है साफ जाहिर है कि किसी ने कोई खुफिया साजिश की है। जिसने भी ये किया है वो जरूर जानते होंगे कि हम कहां जा रहे हैं। और फिर कहते हैं मैंने तुमसे भी इसका हिसाब लेना है द्रागोस। और सिपाही बदर को कहता है अगर मंगोल यहाँ आते हैं तो वो ना सिर्फ अर्तुगरुल को बल्कि हमें भी जमीन बोस करेंगे। आलनचाक मर गया है, अर्तुगरुल के हाथों में अब कुछ नहीं है। अब हमने अर्तुगरुल के साथ अधूरे मामलात मुकम्मल करने हैं। कितने में अलबिलगाह खातून आ जाती है और कहती है भाई क्या हुआ है, हमारे सिपाही जख्मी है। ये वाजिया है कि कुछ ऐसी बात जरूर है जो आप हमसे छुपा रहे हैं। तो बेबुलत झूठ बोलते हुए कहता है यहाँ आसपास डाकू, काफर और बेकायदा फौजें हैं। सिपाहियों को हमेशा जंग के लिए तैयार रहना है, फिक्र ना करो। अलबिलगाह खातून कहती है भाई जब आप पहले जख्मी हुए थे तो भी मैंने आपसे पूछा था कि क्या हुआ। आपने कहा था कि ये सिखाने के दौरान हुआ है। अब वाकई परेशान हूं। अगर कुछ ऐसी बात हो तो चले साथ मिलकर इसका मुकाबला कर दें। तो बेबुलत गुस्से में कहता है बस सरदार के कामों में दखल अंदाजी मत करो और अपने काम से काम रखो। ये कहकर उसे भेज देता है। मगर अलबिलगाह को काफी हद तक शक होता है कि जरूर कोई ऐसी बात है जो उसका भाई उससे छुपाना चाहता है। और इधर जंगल में आलनचाक कुछ बेहतर होने के बाद अर्तुगरुल साहब को कहता है हर चीज तुम्हारे हाथ में, केकोस, संदूक और जासूस भी तुम्हारा ही था। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं ख्वामख्वाह अपनी सांसें ज़ाया न करो, मेरे सवाल का जवाब दो। अलबास्ती कौन है? तो आलनचाक कहते क्या तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हें यह सब सिर्फ इसलिए बता दूं क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी बचाई? तुम्हारी ये कोशिशें बेकार जाएंगी। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं मुझे जल्दी नहीं, जब तक तुम ये नहीं बताते कि अलबास्ती कौन है मैं तुम्हें मरने के करीब कर दूंगा। तो आलनचाक कहते हैं अलबास्ती वो है जिसने तुम्हारे भाई के कबीले पर तलवार चलाई। अलबास्ती वो है जिसने तुम्हारे भतीजे को मार दिया। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं तुमने कुछ छोड़ दिया है। अलबास्ती वो था जो तुम्हें मारना चाहता था, वो जिन्होंने हम सब पर तीर चलाए। अलबास्ती और उसके आदमी थे। पहला तीर उन्होंने तुम्हें मारने के इरादे से चलाया, मगर तुम अब भी उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। तुमने अब अपनी चीजें खो दी हैं। मेरी ताकत अब तुमसे ज्यादा है। अब भी बोलो और अपनी मौत से निजात पाओ। कितने में मारगन अपने घोड़े पर उतर आता है और एक खत अर्तुगरुल साहब को देता है और कहता है ये आरफ साहब ने आपको भेजा है, इनमें से एक सुल्तान खातून के लिए है। तो अर्तुगरुल साहब वो खत पढ़ने लग जाते हैं और कहते हैं ये मेरे भाई गुंदोगदू की तरफ से, वो पहाड़ों से निकल आए, अब वो सुल्तान बाइबर्स को मिलने जा रहे हैं। और फिर आलनचाक को कहते हैं तुम्हारी तमाम गंदी चालें जो तूने हम पर चली उनका कोई फायदा ना हुआ। मेरा भाई आखिरकार अब मफरूर नहीं है और तुम्हारी सरकारी मोहर से आजाद हुआ। और फिर मार्गन को कहते हैं हमने अभी जाकर उस गद्दार को पकड़ना है कि वो कौन थे जिन्होंने हमारी पीठ पीछे जाकर खंजर घोंपा। हमें उसे खत्म करना होगा और ये आलनचाक कुत्ता तुम्हारे सुपुर्द है और इसकी पिटाई करके इससे मालूम करो कि वो कुत्ता अलबास्ती कौन है। और सिपाहियों कहते हैं तुरंत को पैगाम भेजो कि वो हमें सबूत के रास्ते पर मिले। और फिर अपने सिपाहियों के साथ वहां से चले जाते हैं। मतलब आलनचाक को मार्गन के हवाले कर गए। बेटा अब तुम्हें पता चलेगा। और इधर काई कबीले के खेमे में सेरमा हफ्जा के पास आ जाती है। सलाम दुआ के बाद बच्चों का पूछती है। तो हफ्जा कहती है आइबर्स शिकार पर गया हुआ है और इस्लाहान बाहर है, वो मेरी वजह से कबीले में नहीं रहना चाहते। आइबर्स आलम बनना चाहता है इसलिए वो कोनिया जाने पर इसरार करता है। तो सेरमा कहती है वाज़ेह है कि बच्चों का जज्बाती होकर दिल टूट गया है। अगर इसी तरह जारी रहा तो मेरा कबीला और खेमा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। तो हफ्जा कहती है मैं क्या करूं, मैं तुम्हारी रहमदिली से मुतासिर हूं पर मैं इस वक्त मजबूर हूं। सेरमा अपनी मोहब्बत वाले जज्बात को उबारते हुए कहती है मैं आपकी छोटी बहन सेरमा हूं, आपके बच्चे सब परेशान हैं तो कल हम सब मिलकर सुगुद बाजार जाते हैं। इससे इस्लाहान और आइबर्स का दिल बहल जाएगा। काफी बातें होती हैं इनके मावे। और दूसरी तरफ जंगल में मारगन घूंसों और मुक्कों से आलनचाक की चतौल कर रहा है। यार सवाद आ रहा है ये देखकर। अपने ऊपर होने वाले मजालम का वो हिसाब बराबर कर रहा है। क्या कमाल के मनाजिर होते हैं। आलनचाक के मुंह से खून जारी होते हैं मगर फिर भी वो अपनी बकवास करते हुए कहता है मार डालो मुझे और अपने सरदार की भी ना सुनो, अभी के अभी मुझे मार डालो।
तो मार्गन कहते हैं अपनी सांसें बचा कर रखो, मैं तुमसे अपने सवालों का जवाब सुनने में दिलचस्पी रखता हूँ। तुम्हें उस वक्त तक पीटता रहूंगा जब तक तुम्हें अपने पैदाइश वाले दिन पर रोना नहीं आता। बेहतर है कि तुम हमें अलमास्ती का बताकर अपने आप को आजाद करवा दो। मगर आलनचक कुछ नहीं मानता तो मार्गन आस पड़ा हुआ कोड़ा उठा लेता है और फिर से वो आलनचक की चतरोल शुरू कर देता है। जैसे ही वो कोड़ा उठाते है आलनचक सहम सा जाता है। और उधर सिराय में जिंगुज सिपाही में मगन होता है कि इसी दौरान अर्तगल सब अपने सिपाहियों के साथ उतर आ जाते हैं। हाल अहवाल पूछने के बाद उसे कहते हैं मेरे पीछे आओ, मैंने तुम्हें कुछ बताना है। और फिर चले जाते हैं अपने कमरे में और कमरे में पहुंचकर उसे कहते हैं तुमने अपना फर्ज बखूबी निभाया। मुश्किल सूरत हाल में तुमने मुझे आलनचक के सामने बेनकाब नहीं किया। तो जिंगुज कहते हैं मैं भी उस आलनचक नामी वहशी के हाथों मर सकता था, हुजूर आपका शुक्रिया, मैं बच गया। तो अर्तगल साहब कहते हैं असल में तुम्हें द्रागोस का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने तुम्हारा तहक्कुब किया, इस वजह से उसे वो जगह मिली जहां हमने जाल बिछाया था। और फिर कहते सिर्फ यही नहीं था, वहां कुछ और था जिसने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया जो उनके लिए बहुत अहम था। काफी बातें होती हैं उनके माबेन। तो जिंगुज कहता है हुजूर क्या वो गफुल शैतान मुर्दूद वाकई मर गए? मतलब कि आलनचक का कह रहा होता है। तो अर्तगल साहब कहते हैं वो मर गए, परेशान मत हो और अब वक्त है हमारे दुश्मनों को देखने का। मैं तुम्हें एक और काम सौंपूंगा, कल यहां आना। तुम सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि पूरे सुगूत की अजीम खिदमत करोगे। उनकी बातें जारी होती हैं कि इसी दौरान तुर्गत आ जाता है और अर्तगल साहब को खत देता है। तो अर्तगल साहब खत पढ़कर कहते हैं ये अच्छी खबर नहीं है तुर्गत, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जिंगुच भी ये सुनकर बाहर चले आता है और बाहर जाते ही सोचता है इस खत में ऐसा क्या है अर्तगल जिसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया। के साथ ही अर्तगल साहब उसके सामने अंगीठी वाली जगह पर चले जाते हैं और वहां पर कुछ मकतूब छुपा देते हैं। जैसे वो बाहर निकलते हैं उनके हाथों पर भी वो जोन सी होती है ना, वो क्या कहते हैं उसे, वो कोयलों वाली जोन सी होती है, समझ गए ना यो, वो उनके हाथों पे लगी होती है और वो उसके सामने हाथ साफ करते हुए एक जानब चले जाते हैं। जिंगुज भी ये देख लेता है और जंगल में मार्गन आलनचक को मार पीट रहा होता है जो दरख्तों से बंद होता है। तो आलनचक कहता है इस कोड़े को छोड़ दो, ये मेरे रुतबे का निशान है। तो मार्गन कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे ही कोड़े से मारूंगा ताकि तुम जहन्नुम में भी जाकर इस जिल्लत को ना भूल सको। ये कहकर फिर से धमाल शुरू कर देता है। बड़ी कुव्वत से वो आलनचक की पीठ पर कोड़े बरसाने लग जाता है। कमाल। और सिराय में जिंगुज लोगों के आगे खाना रख रहा होता है। इसी दौरान वो एक आदमी की जेब से सोने के सिक्कों वाली थैली निकालकर दूसरे की मेज पर रख देता है। जिंगुज कमबख्त यहां भी अपने हाथ की सिपाही क्या खूब दिखाता है। उसका मकसद अर्तगल साहब के कमरे के बाहर खड़े सिपाहियों को आगे पीछे करना होता है ताकि अर्तगल साहब का रखा हुआ खत वहां से हासिल कर सके। खैर जैसे ही मुतअल्लिका शख्स को अपना सोना चोरी होने का पता चलता है उसे दूसरे की मेज पर नजर आता है, एक धमाल बन जाता है। लातों और मुक्कों से एक दूसरे पर वार करते हैं। पहरेदार भी इसी दौरान आ जाते हैं जिससे उनकी हथापाई को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं। इसी दौरान मौका देखकर जिंगुज सिपाही के बहाने ऊपर कमरे में चले आता है। बड़ा ही खुश होता है ये कमबख्त और फिलहाल अपने मिशन में कामयाब हो जाता है और अर्तगल साहब के कमरे की तलाशी लेने लग जाता है। अलमारी की छानबीन करता है मगर उसे कोई खत नहीं मिलता। इसी दौरान उसे वो बात याद आती है जब अर्तगल साहब अपने हाथों से काला रंग साफ करते हुए बाहर गए थे। उसे फौरन शक हो जाता है कि जरूर उन्होंने इसे आतिशदान में छुपाया होगा और फिर वो अगली लम्हे आतिशदान की तरफ मुतवज्जो होता है जहां उसे मुख्तलिफ खतूत मिल जाते हैं जिनमें बरके खान का भी खतूत होता है जिसमें सोने की मालूमात होती है। मजीद तलाशी के दौरान उसे मुख्तलिफ नक्शे मिलते हैं जिधर सोने को इकट्ठा करने की तमाम मालूमात होती है और फिर अपने आप से कहते हैं आला बहुत अच्छा हो गया अर्तगल, मैं तुमसे ऐसा ही सोना लेने वाला हूँ जैसे तुमने हमसे लिया था। काफी ज्यादा मालूमात लेने के बाद ये फिर से उन्हीं खतूतों को वार रख देता है और खुद बाहर आता है। और दरकाई कबीले के खमे में आयमा खातून समेत गुंदुज और सुलजान बैठे होते हैं। सब सुलेमान के कातल के इंतकाम के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब कातल अपनी मौत आप मरेगा। कितनी में अर्तगल साहब आकर कहते हैं सब फिक्र न करें, वो अल्लाह के हुक्म से बगैर इंतकाम के नहीं रहेंगे। उनके हाथ में खतूत होते हैं और कहते हैं ये मेरे भाई गुंदुगदू के खत हैं, उन्होंने आजादी हासिल कर ली है, अब वो एक अहम फर्ज पर जा रहे हैं। तो सुलजान भी ये सुनकर खुश हो जाती है और अर्तगल साहब का शुक्रिया अदा करती है। तो अर्तगल साहब एक खत सुलजान को देकर कहते हैं ये भाई ने खास तौर पर आपके लिए भेजा है। भाई चाहते हैं कि मैं सुलेमान का इंतकाम लूं। हमने उस जालिम आलनचक को पकड़ लिया है, अब वो मेरे हाथों में है। तो सुलजान कहती है हुजूर अलबास्ती का क्या होगा, वो कब मिलेगा? तो अर्तगल साहब कहते हैं उसका मुकद्दर आलनचक के 2 होंठों के दरमियान है, अगर वो बता दे तो बाकी काम आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। काफी बातें होती हैं उनके माबेन। सुलजान गुंदुगदू की आजादी के खत देखकर काफी खुश होती है और दनिफक के किले में यूरानोस बैठा होता है।
کہ اسی دوران دراگوس اس کے پاس آیا ہے اور کہتے ہیں یورانوس مجھے پتا چل گیا کہ سونا کہاں رکھا ہے۔ ارطغرل کو ایک خط ملا اور پھر میں نے اس خط کو ڈھونڈ کر اس کے بارے میں جان لیا اور پھر ایک نقشہ اسے دکھاتے ہوئے کہتا ہے میں نے اس نقشے کی ایک نقل بنا لی ہے جو نقشہ میں نے ادھر دیکھا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں ارطغرل کا ارادہ کل سونے کو خفیہ جگہ سے برقع خان کے آدمی کے پاس لے جانے کا ہے، مگر اس سے پہلے وہ اس سے ہم لے جائیں گے۔ کافی خوش ہو کر کہتا ہے ہم اب طاقتور ہوں گے، مگر میں نے ایک اور معلومات حاصل کی ہے۔ جو خط اسے ابھی موصول ہوا ہے اس سے پتا چلا ہے کہ ارطغرل کا برقع خان کے ساتھ بھی تعاون ہے، وہ سونا برقع خان کو بھیج رہا ہے۔ تو یورانوس کہتا ہے ہمیں فوراً کارروائی کرنی چاہیے، آپ کی اجازت سے میں فوجوں کو تیار کروں۔ تو دراگوس کہتے ہیں نہیں، فوجوں کو میں تیار کروں گا، میں تمہیں مکمل تفصیل دوں گا کہ سپاہیوں پر کیسے حملہ کرنا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ارطغرل نے مجھے کل ایک اہم کام سونپنے کے لیے بلایا ہے، میں اس کے بجائے وہاں جا رہا ہوں۔ کہتے میں کمانڈر آ کر کہتا ہے بیبولت صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ دراگوس کہتے ہیں اسے اندر آنے کا بولو، اور پھر یورانوس کو کہتا ہے وہ آخر کار حساب برابر کرنے آ گیا ہے، تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر اپنی جگہ چھپ جاتا ہے کم بخت کہیں کا۔ اور اگر کائی قبیلے میں ارطغرل صاحب سپاہیوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو ترنت کہتا ہے ہمیں سرائے سے سپاہیوں کا پیغام ملا ہے، زنگو چکمہ دے کر دوبارہ آپ کے خاتے میں داخل ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اسے دیکھا نہیں گیا۔ تو عبد الرحمن کہتا ہے زنگو سعود سے چلا گیا ہے، جناب ملک شاہ اور اغوز اس کے تعاقب میں ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ ہمارے شکار کو قلعے لے گیا ہے، آج رات اس کا قلعے میں آخری دور ہوگا، وہ دوبارہ اس جگہ نہیں جا سکے گا، اس نے ہمیں بہت سی چیزیں بتانی ہے۔ اور پھر عبد الرحمن کو کہتے ہیں کل اس مقام پر ہر چیز رکھنا اور ملک شاہ اور اغوز کو اس کے پیچھے لگا دو، میں نے زنگوج کو کل سگوت میں رہنے کا کہا ہے، جب وہ سگوت میں آئے گا تو ہم جو ضروری ہو وہ کریں گے۔ یہ سن کر عبد الرحمن چلا تھا مطلب کہ بڑا ہی دھمال ہونے والا ہے۔ خیر وارد نفاق کے قلعے میں بیبولت جیسے یورانوس کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں ارطغرل سگوت میں واپس آ گئے، میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں۔ تو یورانوس کہتے ہیں تم تو ارطغرل کو مارنے میں ناکام ہو گئے جسے ہم نے تمہیں شکار بنا کر دیا تھا۔ تو بیبولت کہتا ہے میں اسے بس مارنے والا تھا کہ کچھ نامعلوم افراد نے ہم پر حملہ کر دیا، کیا ان آدمیوں کو تم نے وہاں نہیں بھیجا تھا؟ تو یورانوس کے انکار پر بیبولت کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس جگہ کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا، اگر تم نہیں تھے تو پھر وہ کون تھے؟ تو یورانوس کہتے ہیں ہم نے تمہیں آلنچک اور ارطغرل پیش کیے، جب تم آئے تو ہم نے اپنا حق ادا کر دیا تھا۔ دراگوس بھی ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، کافی باتیں ہوتی ہیں ان کے مابین، اور آخر میں یورانوس کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ آلنچک کا کیا بنا؟ تو بیبولت کہتے ہیں آلنچک مر گیا، مجھے اس کا پورا یقین ہے، اور علاقو خان اس کی ذرا بھی فکر نہیں کرے گا کیونکہ وہ تھا ہی نالائق۔ اب صرف ایک چیز ہے جس کا خیال رکھنا پڑے گا اور وہ ہے ارطغرل اور دوسرا دراگوس۔ اور پھر کہتے ہیں میں دراگوس سے ذاتی طور پر ملنا چاہتا ہوں، اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہمارا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ تو یورانوس کہتے ہیں میں تمہارا پیغام کمانڈر دراگوس تک پہنچا دوں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ یہ درخواست رد نہیں کریں گے۔ دراگوس کم وقت میں ان کی باتیں سن لیتا ہے جو ایک جانب کھڑا ہوتا ہے۔ تو آخر میں بیبولت وہاں سے جیسے ہی جانے لگتا تو یورانوس کہتا ہے ایسا کچھ ہے جس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں اور وہ ہے الباستی۔ تو بیبولت کہتے ہیں تم اچانک الباستی کو کیوں لے آئے؟ تو یورانوس کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ وہ یہاں آیا ہوا ہے اور منگولوں کے لیے کام کرتا ہے، تم اسے ضرور جانتے ہوگے، ایسے عظیم جنگجو سے کمانڈر دراگوس بھی ملنا چاہیں گے، اگر وہ یہاں آیا تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ دوستانہ شرائط ہو، اگر تم اسے بھی شامل کرنے لاؤ گے تو کمانڈر دراگوس بھی تم سے ملیں گے اور ہم سب مل کر ارطغرل کے خاتمے کے لیے تبادلہ خیال کریں گے۔ تو بیبولت کہتے ہیں میں الباستی کو نہیں جانتا، ہو سکتا ہے وہ بھی اس حملے کے دوران آلنچک کے ساتھ ہی مارا گیا ہو۔ اور پھر آخر میں کہتے ہیں مجھے اب قبیلے جانا ہے، یہ کہہ کر جیسے ہی جاتا ہے جاتی جاتی یورانوس کہتا ہے ہماری پیشکش کے بارے میں لازمی سوچنا، اگر الباستی ہمارا ساتھ دیتا ہے تو ہماری طاقت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو بیبولت یہ سنتے ہی چلے آتا ہے، اس کے جاتی دراگوس اپنی مخصوص جگہ سے نکل کر یورانوس کے پاس آتا ہے جہاں یہ آپس میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ خیر تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو آج کے ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔